हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका विज्ञान यानी कोशिका जीवन की इकाई, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के द्वारा ही बना होता है और जीव के शरीर के अंदर जिस प्रकार की भी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो सब कोशिकाओं के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा की जाती हैं। चाहे वो श्वसन का कार्य हो, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, या फिर प्रोटीनों के संश्लेषण का कार्य हो, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, या फिर आनुवांशिक सूचनाओं को एक जीव से दूसरे जीव तक अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हो, वह भी कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो हमने कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा, अर्थात कोशिका के अंदर कई संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःप्रदपी जालिका है, लाइसोसोम, राइबोसोम, यानी सभी प्रकार की संरचनाओं को हम पढ़ चुके हैं। यहां देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो इसमें अब शेष रही है, वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, यानी किस आधार पर हम कहें कि ये जीव जो है प्रोकैरियोटा है अथवा यूकैरियोटा है। क्योंकि जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटा कहलाता है और जिसमें पूर्ण विकसित कोशिका होती है वो यूकैरियोटा कहलाता है। तो जब हम इनका जीवों का वर्गीकरण करते हैं और विशेषकर आर.एच. व्हिटकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया है वो इसी आधार पर किया गया है कि भाई जीव जो है वो किस प्रकार का होता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और इसका आज अंतिम टॉपिक है ये। इसमें हम बात करेंगे आज। देखिए, कल हमने केंद्रक के बारे में बात की, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र किस तरह से होते हैं, क्या करते हैं। आज हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना कराएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका को आद्य कोशिका भी कह सकते हैं, यानी एज ए शुरुआती कोशिका है, ये कम विकसित कोशिका है। और दूसरी जो है वो है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी एक तरह से सत्त केंद्र की कोशिका। और ये जो है ये है असत्य कोशिकीय यानी केंद्रकीय कोशिका है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, सबसे पहली बात कहें कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ये बनी होती है प्रोटीन के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये किस किस चीज से बनी हुई है? एक तो बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन से, और ये कार्बोहाइड्रेट यानी पेप्टिडोग्लाइकन के रूप में एक तरह से उपस्थित होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखिए, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका, ये आप जान चुके हैं। पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, परंतु प्राणी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति जो है उपस्थित नहीं होती है। ये एक बेसिक अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो पाई जाती है वो सेलुलोस नामक पदार्थ के द्वारा बनी हुई होती है। तो यहां केवल
पादप कोशिका में उपस्थित। पादप कोशिका में उपस्थित, ठीक है, और सेलुलोज के द्वारा बनी है। पादप कोशिका के अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज जो कि एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है उसके द्वारा ये बनी हुई होती है। तो ये पहली बात है। दूसरा अंतर क्या है, देखिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये दोहरी झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःप्रदपी जालिका है, इन सब चीजों की इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थिति होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु वगैरह में पाई जाती है, तो आप देखेंगे जीवाणु में ना तो गोल्जी का होता है ना अंतःप्रदपी जालिका है, तो इसमें कह सकते हैं दोहरी झिल्लीबद्ध दोहरी झिल्लीबद्ध संरचनाओं का अभाव। संरचनाओं का अभाव। अब दोहरी झिल्लीबद्ध संरचनाएं जो होती हैं वो आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदपी जालिका एवं लवक प्लास्टिड जिसको कहते हैं, उन सब की इसमें अनुपस्थिति होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में इन सब चीजों की क्या होती है, उपस्थिति होती है। दोहरी झिल्ली युक्त या झिल्ली युक्त कोशिकांगों की उपस्थिति। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाएगी, तो यूकैरियोटिक में। अंतःप्रदपी जालिका, लाइसोसोम वगैरह ये सब इसी में पाए जाते हैं। तीसरा अंतर देखिए आप कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जीवाणु में, माइकोप्लाज्मा में, नीलहरित शैवालों में, यानी एक तरह से 5 जगत वर्गीकरण का जो मोनेरा जगत है उसके सदस्यों में, तो इनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो केवल 70S राइबोसोम की उपस्थिति, यानी हम यूं कह सकते हैं कि 80S राइबोसोम का क्या होता है, अभाव होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यहां 70S व 80S दोनों राइबोसोम या राइबोसोमों की उपस्थिति। इसमें क्या होता है, देखिए 70S राइबोसोम तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक वगैरह में, और 80S राइबोसोम जो है वो अंतःप्रदपी जालिका पर, जो खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका है उस पर ये पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम जो है वो 50S और 30S उप इकाइयों से बना होता है, और 80S राइबोसोम जो है ये 60S और 40S उप इकाइयों के द्वारा बना हुआ होता है। इसमें ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें सुविकसित या सुस्पष्ट कह सकते हैं, सुविकसित केंद्रक का अभाव। सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, और इसमें सुविकसित केंद्रक की उपस्थिति है। देखिए ये जो मेनली अंतर तो होता है वो यही है इसमें कि भाई इसमें तो एक तरह से पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक जो है वो नहीं होता है,
केंद्रक नहीं होता है, इसका मतलब इसमें ना तो केंद्रक झिल्ली होती है ना केंद्रिका है, और आनुवांशिक पदार्थ जो है वो वैसे ही बिखरा हुआ है कोशिका द्रव में। जबकि यहां यूकैरियोटिक कोशिका में एक पूर्ण व्यवस्थित संरचना केंद्रक झिल्ली होती है, और उस केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव भरा रहता है, और उसी में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, और साथ में इसके अंदर केंद्रक द्रव उपस्थित बना रहता है, तो वो उपस्थित है। तो यहां देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव में ही बिखरा हुआ रहता है। आनुवांशिक पदार्थ, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, वैसे मुख्य रूप से डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है, गुणसूत्रों के रूप में नहीं। अब देखिए यहां आप देखेंगे कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्रों के रूप में होता है। आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में। गुणसूत्र के रूप में यह उपस्थित होता है कौन? डीएनए आनुवांशिक जो पदार्थ होता है। तो ये तो देखिए विशेषताएं हुई किसकी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। और कुछ और भी विशेषताएं ये आपने ध्यान दी होंगी। अब हम और कुछ विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अब देखिए और देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन की जो है वो उपस्थिति होती है। हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो गुणसूत्र बनाता है, यानी डीएनए के साथ मिलकर के गुणसूत्रों का निर्माण करता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, और यहां हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति। हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। आपको हम आगे बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या है। ये एक क्षारीय प्रोटीन होता है और ये 5 प्रकार का H1, H2A, H2B और H3 और H4 5 प्रकार का होता है। और इसमें क्या है कि जो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्लों से। तो इसमें जो एमिनो अम्ल होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसको क्षारीय प्रोटीन कहा जाता है। साथ में देखिए इसमें श्वसन के लिए श्वसन मीजोसोम द्वारा होता है। अब ये मीजोसोम क्या होती है? एक संरचना होती है जो कि अंतःबलित हो जाती है और इसमें श्वसन एंजाइम की उपस्थिति होती है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ बलित होकर के गोलाकार संरचना बना लेती है, वो कहलाती है मीजोसोम। अब यूकैरियोटिक कोशिका में इस मीजोसोम नहीं संरचना नहीं होती है, बल्कि श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न की जाती है। साथ में देखिए ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनमें जो कंसाविकाएं होती है उनमें 9+2 सेंट्रोसोम जो होता है 9 तो
परिधि की तरफ नलिकाएं होती हैं और 2 बीच वाले भाग में होती है। तो जो 9+2 की व्यवस्था होती है वो प्रोकैटिक में तो नहीं होती है लेकिन यूकैरियोटिक में होती है। तो इनमें कंसाविका, कसाभिका, 9+2 की व्यवस्था में नहीं। और इसमें क्या होता है, कसाभिका 9+2 की व्यवस्था में। ये सेंट्रोसोम, क्योंकि कसाभिका जो है वो आधार कर्णिका से विकसित होती है और आधार कर्णिका जो है सेंट्रोसोम से बनता है। तो उसमें सेंट्रोसोम जो है वो 9+2 की व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होता है। ये जो प्रोकैटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, अर्थात इन जीवों के अंदर या इन कोशिकाओं में जनन होता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो वो अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है। तो इनमें जो है अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, केवल अलैंगिक जनन, केवल अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन का अभाव। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें दोनों ही प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक व लैंगिक दोनों, अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन। दोनों प्रकार के जनन की क्या होती है, इसमें उपस्थिति होती है। अब देखिए इसमें हम उदाहरण की बात करें तो ये जो प्रोकैटिक कोशिका है, ये एग्जाम्पल अगर देखें तो ये किस में पाई जाती हैं, तो ये उदाहरण देखिए, प्रोकैटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो एक तो जीवाणु है, एक नील हरित शैवाल जिनको हम बीजीए कहते हैं, और एक होती है माइकोप्लाज्मा जिनको हम पादप जगत का जोकर कहते हैं। इन सभी के अंदर तो पाई जाती है प्रोकैटिक कोशिका। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये सभी जो है सभी उच्च वर्ग के पादप व प्राणियों में। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा जगत से लेकर, प्रोटिस्टा जगत है, इसके बाद फंजाई जगत है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, इन सभी के सदस्यों में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब देखिए यहां हम एक और बात करें साथ के साथ, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। तो इनकी भी तुलना करा दें हम, यूकैरियोटिक कोशिका में पादपों की और जंतु कोशिका की तुलना। यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि भाई पादप कोशिका में क्या विशेषता होती है और जंतु कोशिका में क्या विशेषता होती है। एक तरफ तो हम प्लांट सेल डाल दें, एक तरफ है एनिमल सेल। ये बहुत छोटी बात है, आप पहले पढ़ते आए होंगे छोटी क्लासों में आपने, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन यहां अनुपस्थिति होती है।
यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोशिका के मध्य भाग में सुविकसित रिक्तिका की उपस्थिति होती है। और इसमें रिक्तिका सुविकसित रिक्तिका की अनुपस्थिति होती है। सुविकसित रिक्तिका की अनुपस्थिति। इसमें अगर रिक्तिका है तो वो साइड में होती है, छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, बड़ी रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। इनमें देखिए लवकों का अभाव होता है, सॉरी लवकों की उपस्थिति होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, विशेषकर हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जंतु कोशिका में लवकों का अभाव होता है, लवकों का अभाव, लवक नहीं पाए जाते हैं। और लवक नहीं पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती है। देखिए इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो है, संचित भोज्य पदार्थ ये स्टार्च के रूप में होता है। और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में, यह अंतर आ गया। इसके अलावा देखिए इसमें जो कुछ चीजें और सुन लीजिएगा जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो कोशिका विभाजन होता है पादप कोशिका में, तो उस कोशिका द्रव के विभाजन में जो विधि अपनाई जाती है वो कोशिका प्लेट विधि अपनाई जाती है। और यहां जो अपनाई जाती है वो कोशिका खांच विधि अपनाई जाती है, खांचेनुमा संरचना बन जाती है। इसके अलावा देखिए यहां ये जो पादप कोशिका है इसमें सेंट्रोसोम उच्च वर्ग के पादपों में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में उच्च वर्ग के जंतुओं में सेंट्रोसोम की जो है जिसे हम तारक काय कहते हैं उसकी उपस्थिति होती है। तो पादपों में, उच्च वर्ग के पादपों में सेंट्रोसोम अनुपस्थित और उच्च वर्ग के प्राणियों में उपस्थित होता है। तो इस तरह से देखिए यहां हमने पादप, पहले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर की बात की और फिर हमने बात की पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो आज का आप होमवर्क देखिए, ये चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करने वाले हैं। काफी दिन से चल रहा था चैप्टर नंबर 8 जो है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका या कोशिकाओं में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रश्न हैं और इन दोनों ही प्रश्नों के साथ आज हमारा ये चैप्टर जो है पूरा होता है। और आप घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और समय समय पर जो टेस्ट लिए जाते हैं वो टेस्ट भी आपको आवश्यक रूप से देने हैं, क्योंकि टेस्टों के माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हम तक पहुंचती है और हम उसी के हिसाब से और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही और घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।